गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज अपन पढ़ेंगे मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। इससे पहले मैं दो इक्वेशन आपको बता चुका हूँ। ये अपना 8th वीडियो है, 7 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, इसी चैनल पे आप देख सकते हैं, है ना। तो आज अपना जो टॉपिक है वो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन है ना। तो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे अपन। अगर इस इक्वेशन की बात की जाए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैक्सवेल ने कोई अलग से ऐसा कुछ इन्वेंशन नहीं किया था इस टॉपिक के बारे में। उन्होंने क्या किया था कि जो पहले लॉ पहले ही ऑलरेडी थे, जैसे गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड था, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स था, फैराडे लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, और चौथे लॉ की बात करूँ एम्पियर सर्किट लॉ था। उन चारों इक्वेशन को यूज किया था, एक तरीके से कंपाइल करके उन्होंने क्या कर दिया, उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन और उनका इंटीग्रल फॉर्म बना के अपने को दिया था। और उन्हीं इक्वेशन को अपन क्या बताते हैं, मैक्सवेल की इक्वेशन बोलते हैं। तो आज की जो इक्वेशन है मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, ये इक्वेशन कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है आपको पता होगा। इट इज बेस्ड ऑन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बच्चों कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है ये, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आप पूछोगे सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कौन सा लॉ है फैराडे का, तो आप 12th क्लास में पढ़ के भी आए हो। अगर आप नहीं आपको पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो फैराडे साहब ने क्या किया था, एक उन्होंने कोयल ली, इस कोयल को इन्होंने क्या किया, बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये चलो ये बना देता हूं मैं, यहाँ पे क्या है मेरे पास, कोई बैटरी है, बैटरी से कनेक्ट किया, और उसके पास ही एक इन्होंने सेकेंडरी कोयल ली। और ये जो सेकेंडरी कोयल है, अगर उन्होंने इस सेकेंडरी कोयल के साथ एक गैल्वेनोमीटर अगर अटैच किया, कनेक्ट किया, तो देखा क्या, इस बैटरी के अंदर जैसे ही वोल्टेज में अप्लाई करूंगा, ऐसी वोल्टेज जैसे ही मैंने अप्लाई किया, इस गैल्वेनोमीटर में मुझे क्या दिखा, डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, है ना। इस गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इस प्राइमरी कोयल, ये इसको बोला जाता है प्राइमरी कोयल, इसको बोला जाता है सेकेंडरी कोयल, है ना। इसका मतलब प्राइमरी कोयल के अंदर करंट का फ्लो होने से सेकेंडरी कोयल में डिफ्लेक्शन हुआ, है ना। अब ये डिफ्लेक्शन कितना हुआ, इसको देखने के लिए देखा गया कि ये जो इलेक्ट्रोमोटिव ये अपना ईएमएफ है, वो ईएमएफ होता है -n d∅/dt, d∅b/dt। तो पूछा गया सर ये लो था, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही लो है ना। तो ये पूछा गया कि किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये नंबर ऑफ टर्न्स पे और d∅/dt पे। पूछा गया सर ये फाई भी क्या है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या हुआ कि इस फ्लक्स में कितना चेंज हुआ, फ्लक्स में चेंज की रेट के क्या होता है, ये इक्वल होता है ईएमएफ। देखो क्योंकि अगर नंबर ऑफ टर्न्स की बात 1 करूं, तो ईएमएफ की अगर वैल्यू की बात की जाए तो कितनी आ जाएगी, -d∅/dt, है ना। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो, 1, इसका मतलब इस लिंकेज जो आपका फ्लक्स है वो कितना चेंज हुआ, उस रेट ऑफ चेंज के इक्वल क्या होगा, आपका ईएमएफ होगा, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, इस प्राइमरी कोयल में आपने क्या किया था, यहाँ इसमें करंट का फ्लो किया था, और आपने डिफ्लेक्शन किसमें दिखा, आपको सेकेंडरी कोयल में डिफ्लेक्शन दिखा। इसका मतलब इसकी वजह से इसके अंदर करंट का क्या हुआ है, फ्लो हुआ है, और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, है ना। तो ये आपको पता चल गया। तो इसी के ऊपर बेस मैक्सवेल ने थर्ड इक्वेशन दी। अपन इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, तो आपको पता चल गया कि ईएमएफ की वैल्यू है कितनी, यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू है -n d∅/dt। इस ईएमएफ को अगर मैं ई से डिनोट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। देखो इस ईएमएफ को मैं क्या करता हूं, ई से डिनोट करता हूं, E = -d∅/dt। नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू कितनी ले रहा हूं मैं यहाँ पे, 1, ठीक है। अब देखो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पढ़ा होगा कि ईएमएफ इक्वल्स टू होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन क्या बोलते हैं, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नहीं लगाता E = EdR, मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो नोन एज ईएमएफ E, ठीक है बच्चों। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, E = E.dr लाइन इंटीग्रल = -d∅/dt लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसा लिखने से, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास ही, आपको पता है फाई भी क्या होता है, अगर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा होगा फाई बी, तो फाई बी होता क्या है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। पढ़ा है आपने कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी
इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये आपका फाई बी होता है। तो सिंपल सा आपको करना क्या है, अगर ये इक्वेशन 1 में बोलता हूं, अगर ये इक्वेशन मेरी इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है, ठीक है। तो सिंपल सा क्या करना है, इस फाई बी की वैल्यू अपन 3 में पुट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ फाई बी पुट इन इक्वेशन 3। अगर थर्ड में अगर इक्वेशन पुट करता हूं तो आप देख सकते हो क्या आता है आपके पास, ई डॉट डी आर इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी, और फाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी डॉट डी। समझ में आया, है ना। तो इसके बाद अब हम देखते हैं, ये अपनी वैल्यू आ गई, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, साथ साथ करते हैं ना, जहां आपको लगता है कि आपको नोट डाउन करना, आप इसे पोज कर लिया करो और देख लिया करो। तो ई डी आर इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी बी डी ए। इसके बाद देखते हैं, अब देखो आपने एक इक्वेशन पढ़ी है जिसका नाम था स्टोक्स कर्ल थ्योरम, पढ़ा है मैंने, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, 2 या 3 लेक्चर पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था, वीडियो अपलोड किया था, उसमें आप देख सकते हो स्टोक्स कर्ल थ्योरम। उसमें मैंने क्या बताया था कि जो ईडीआर होता है, अगर मैं लाइन इंटीग्रल की बात करता हूं तो क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होगा। इसके सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होगा, बता सकते हो, डेल क्रॉस ई डी ए। ठीक है बच्चों, ये बताया था मैंने, डेल क्रॉस ई, इसका मतलब बस ई डी आर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं यहाँ पे, डेल क्रॉस ई। डेल क्रॉस ई या कर्ल ऑफ ई बोल सकते हो इसको, एस डी ए इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी डी बी डी ए। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये अपने पास आ गया डेल क्रॉस ई डी ए इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी बी डी ए। इसका मतलब अगर ये भी आपको पता है सरफेस इंटीग्रल है और ये भी क्या है, सरफेस इंटीग्रल। अगर मैं इस इक्वेशन का बात करूं, कौन सी इक्वेशन की, इस वाली इक्वेशन की, तो इस इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन सिंपल सा देख सकते हो आप। अगर आपको ट्रिक इसके बारे में देखनी है कि इंटीग्रल फॉर्म, इसमें इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रल फॉर्म होगी, और जिसके अंदर डेल होगा वो डिफरेंशियल फॉर्म होगी। क्योंकि डेल क्या, पार्शियल डिफरेंशियल में अपन डेल की वैल्यू निकालते थे, डेल इक्वल्स टू क्या करते थे, डेल बाई डेल एक्स आई के प्लस डेल अपॉन डेल बाई जे के प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। तो डेल अपॉन डेल एक्स क्या डिफरेंशियल है, इसका मतलब जहां पे डेल है वो आपकी कौन सी होगी, डिफरेंशियल फॉर्म। अब आप सब देख सकते हो, अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ डी और इंटीग्रेशन ऑफ डी, है ना, सामने आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं क्या, एक बार देख के बताना बच्चों, सारे बच्चों, डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस डी बी अपॉन डी टी। अगर आप लिख सकता हूं, क्योंकि ये देखो डी ए होगा, है ना, और डी को इधर लेके आगे मैं अंदर क्या है डी ए, उसके भी अंदर क्या रहेगा डी ए, तो डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू डी बी बाई डी टी। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी क्या है, आप इस इक्वेशन को क्या बोलते हो, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, इसको बोला जाता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है इस इक्वेशन में, बिल्कुल भी। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ याद रखना है। लॉ क्या होता है कि प्राइमरी कॉइल में आपको पता है कि जो लिंकेज फ्लक्स था उसमें अगर मैं चेंज होता है उसमें, तो क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस, आपने आपके पास ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है, माइनस एन डी वाई बाई डी टी, और उस एन की वैल्यू अगर 1 पुट कर देता हूं तो ई की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, माइनस डी फाइव बाई डी टी, है ना। उसके बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर से आप ईएमएफ को ऐसे भी लिख सकते हो, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज आल्सो ईएमएफ। तो अपन ये वैल्यू अगर पुट करते हैं, और आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स की फाई बी की बात करूं मैं, तो फाई बी होता क्या है, बी डॉट डी ए, और सिंपल सा इस फाई बी के अंदर मैंने ये वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी, और मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। इसके बाद मैंने क्या किया, स्टोक्स कर्ल थ्योरम जो मैंने आपको पढ़ाई है उस इक्वेशन को यूज कर लिया, और ये मेरे पास मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन कंप्लीट हो गई। तो बच्चों आगे अपन पढ़ेंगे मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन, जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन। सिंपल सा है बिल्कुल भी, ये चैप्टर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये क्या चल रहा है, एक बार ध्यान से वीडियो देखें, हाँ, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और अपने घरों पे रहें, बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकले, आपको पता है लॉकडाउन है और कोरोना महामारी है ना।
तो आप भरते रहें, बस वीडियो देखते रहें। और जो भी आपको दिक्कत आपको लग रहा है कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है या आपको कोई स्पेशल कोई टॉपिक पे आपको चाहिए, फिजिक्स में हो या मैकेनिकल में हो, तो आप एक बार कमेंट करके बता दें सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, अपन उस पर भी वीडियो बना लेंगे। थैंक यू।